Hello everyone, I am Ashish Sharma and welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी किसी विद्युत द्विध्रुव की, जिसमें हमने उसकी अक्ष, निरक्ष तथा उसके आघूर्ण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष एवं उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट ए है जिस पर -q आवेश रखा है। इससे 2a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है जिस पर +q आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अर्थात इसकी अक्ष का मध्य बिंदु O है। मान लीजिए यहां से यहां की जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2a। देन -q से O की जो डिस्टेंस है ये आपके पास होगी a एंड +q से O की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a। अब हमें क्या करना है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। ये हमारे पास किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है आपके पास, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस +q चार्ज से आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे जो इसकी अक्ष को दर्शाता है। यहां से पॉइंट O से P की जो डिस्टेंस है ये आपके पास है r। अभी हमें क्या करना होगा, +q से, आप चित्र को ध्यान से समझिए, सारा डेरिवेशन इसी के ऊपर टिका हुआ है। +q से पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां सेंटर पॉइंट O से और पॉइंट P की जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज r, जबकि पॉइंट O इस पॉइंट B से स्मॉल a डिस्टेंस पर है। अभी हमें इस पॉइंट B की P से डिस्टेंस चाहिए, अर्थात BP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसमें से, इस स्मॉल r में से अगर a सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी BP इज इक्वल टू r माइनस a। ये पॉइंट P की B से या +q से डिस्टेंस है। इन द सेम वे हमें -q की पॉइंट P से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट O से P की डिस्टेंस कितनी है, r। अभी इस पॉइंट O से A कितना आगे है, a, तो हम क्या करेंगे, इस r में अगर ये a जोड़ देंगे तो इस पॉइंट A की P से डिस्टेंस बन जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, r प्लस a। ये पॉइंट A की P से डिस्टेंस है। अभी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पे
किसी पॉइंट बी पे देखिए विद्युत द्विध्रुव कितने आवेशों से मिलकर बना है? दो आवेशों से, अर्थात यह आवेशों से मिलकर बना निकाय है और आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हमने पहले किया था। तो यहां हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, मैंने आपको बताया भी था कि आपको याद रखना है, धनावेश से परे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धनावेश से परे, जबकि ऋणावेश की ओर। तो मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र है ये आपके पास E1 वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? प्लस क्यू से परे, धनावेश से दूर। ये मैंने इधर मान लिया E1 वेक्टर। इसी प्रकार ये माइनस क्यू भी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसकी दिशा ऋणावेश की ओर होगी, अर्थात P से A की ओर। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया E2 से, E2 वेक्टर। एंड लेट्स सपोज पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दैट इज EP। अभी हमें यहां EP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो ये हमने चित्र बनाया है इस चित्र का वर्णन करेंगे एज इट इज। देखिए चित्रानुसार माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश क्रमशः बिंदुओं A एवं B पर स्थित हैं। इनके मध्य दूरी, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? 2a। इनके मध्य दूरी 2a है। ये आवेश एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिसकी अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है यहां तक? अभी हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष के अनुदिश बिंदु P स्थित है। क्लियर? यदि बिंदु P पर आवेशों प्लस Q एवं माइनस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने क्या अज्यूम किया है, E1 एवं माइनस Q के कारण E2 वेक्टर हो। तो बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने क्या माना है, ईपी। ईपी वेक्टर निम्नानुसार होगा। ईपी इज इक्वल्स टू, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे हम, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां से आया है आपके पास, अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसका मतलब यदि हम E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उसकी वैल्यू रख दें तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी थी हमने, E1 वेक्टर, E1 वेक्टर हो तो E1 इज इक्वल्स टू, किसी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किसी एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस देखिए B से और P, दैट मीन्स BP का स्क्वायर एंड P कैप, जहां P कैप क्या है, B से P के अनुदेश, जहां P कैप BP के अनुदेश एकांक सदिश है। आप चाहें तो यहां ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसकी दिशा किधर होगी, BP के अनुदेश। क्लियर। अब BP की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, R, ये B से P है, इसकी वैल्यू कितनी है, R माइनस A, R माइनस A। सो E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर एंड P कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से हमने E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार यदि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी एज्यूम करी थी हमने, E2 वेक्टर, देन E2 वेक्टर हो तो E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू K, बंद करते हैं, E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q, डिस्टेंस कितनी है A से P, AP स्क्वायर। अब इस बार हम क्या लेंगे, देखिए डायरेक्शन क्या है, BP के अपोजिट है, या यूं कहेगी E1 वेक्टर के अपोजिट है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, माइनस P कैप। यहां डायरेक्शन लिख सकते हो, यहां पे डायरेक्शन आ रही थी आपके पास B से P, इधर आ रही है P से
ए, पी ए के अनुदिश। एपी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी आर प्लस ए, सो E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको मैं आगे ले लू पी कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आएगा आपके पास, ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू, E1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर एंड प्लस माइनस के क्यू आर प्लस, यहां पी कैप हो रहा है साथ में, आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड पी कैप। अब हमें उसको सॉल्व करना है। EP वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड पी कैप। ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए के क्यू दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लूंगा इसको मैं, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहां पी कैप भी कॉमन ले लूंगा, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। आप चाहें तो पहले सिर्फ इसका परिमाण याद कर लें, यहां से सिर्फ परिमाण निकाल लें और ये दोनों मान आपस में रखकर उसके बाद भी आप इसका वेक्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं, सदिश निरूपण कर सकते हैं। ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू, इसका एलसीएम लेना होगा हमें, आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए अब तो आप सोल्व करते जाइए, अपने आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ए का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, यहां माइनस है इसलिए आपको ब्रैकेट में रखना है, ये जो ये वाली वैल्यू है इसको ब्रैकेट में रखना है आपको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां बीच में माइनस आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, -2RA और P कैप। EP वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू, देखिए यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हमने लिख दिया आर माइनस ए आर प्लस ए, फॉर्मूला बन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, इसको तो लिख दिया हमने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर भी है तो यहां हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस
माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस का माइनस 2RA से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2RA, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर पी कैप। EP इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां देखिए प्लस आर स्क्वायर, यहां माइनस आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां प्लस ए स्क्वायर, यहां माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया 2RA और 2RA, कितना हो गया आपके पास 4RA, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड पी कैप। अब यहां देखिए ये जो आर है ये किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की पॉइंट पी से डिस्टेंस है, जबकि ए मध्य बिंदु की किसी एक आवेश से दूरी है। अब इस ए का मान आर की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, देखिए जैसे कोई वैल्यू है हमारे पास 0.5, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, अभी हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.25, इसका मतलब एक तो ये ऑलरेडी बहुत कम है और फिर ऊपर से हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये उससे भी कम वैल्यू हो गई। ठीक वैसे ही ए बहुत छोटी सी वैल्यू है और ऊपर से हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये तो और भी कम हो गया इसका मान, इसलिए इस ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास EP वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ 4RA एंड R स्क्वायर की होल स्क्वायर। EP वेक्टर इज इक्वल्स टू, जब भी आप Q और 4A साथ में आए उसको आप क्या लिख लेंगे कि आपको Q इंटू 2A को साथ लिखना है, Q इंटू 2A। देखिए Q हमने एज इट इज लिख लिया, जो 4RA था उसमें से हमने 2A अलग कर लिया, बच क्या गया 4 में से 2 आगे ले लिया हमने 2R हमारा एज इट इज, मल्टीप्लाई करो 2 को 2 से करेंगे 4 और R को A से करेंगे तो AR, तो क्या बन गया 4RA अपॉन R की पावर 4, यहां से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, क्यूब आ गई, क्योंकि ये Q इंटू 2A क्या बन गया Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, साथ में हमारे पास यहां P कैप आ रहा है, यहां भी P कैप आ रहा है, जहां P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास EP इज इक्वल टू, इस 2 को हम आगे ले लेंगे तो 2 के हमारा एज इट इज Q इंटू 2A क्या हो गया P, नीचे R क्यूब और P कैप। अब यहां P द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है, जबकि P कैप यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में E1 की डायरेक्शन में। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा मैंने आपको बताई थी ऋण आवेश से और किधर धन आवेश की ओर, तो इस P की डायरेक्शन किधर होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और P कैप की डायरेक्शन भी किधर है धन आवेश की ओर। इसका मतलब अगर मैं P को, P तो परिमाण हो गया आघूर्ण का और ये इसकी दिशा, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी सदिश के परिमाण को एकांक सदिश से गुणा कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका सदिश P कैप।
तो क्या आ जाएगा यहां पे आपके पास ईपी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यू। ये आपके पास किसी भी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहां से देखिए हम क्या क्या देख पा रहे हैं। इस सूत्र से क्या क्या स्पष्ट हो रहा है हमारे पास। अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। अर्थात ई वेक्टर एवं पी वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर कितना आएगा आपके पास 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। सेकंड, ई अक्ष मींस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इसके मध्य बिंदु से दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके मध्य बिंदु से दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए किसी एकल आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, जबकि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव से जब हम दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से घटती है अपेक्षाकृत किसी एकल आवेश के कारण। इसका एक कारण यह भी है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश का कुछ भाग एक दूसरे को निरस्त करता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस एकल आवेश के कारण अपेक्षाकृत तेजी से घटती है। हमारे पास किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि निरक्ष क्या होता है, और निरक्ष को मैंने से पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इसको हम इसकी विषुवतीय अक्ष भी कहते हैं। या इसकी अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आ गया तो निरक्ष पर आप स्वयं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। समझना है मेरे साथ साथ। ये कोई पॉइंट ए लिया जिस पर माइनस क्यू चार्ज है,
यहां से 2a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर बार की तरह इस बार भी 2a, और ये इसका सेंटर पॉइंट O। ये इस विद्युत द्विध्रुव की AB अक्ष, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली एवं इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम इसकी क्या कहते हैं, अक्ष। तो AB तो क्या होगी इसकी अक्ष। अभी हमें क्या करना है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो पहले हम इसकी निरक्ष ड्रॉ करेंगे। यहां से इस सेंटर पॉइंट O से मान लीजिए किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये OP क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष है। हर बार की तरह हम इस बार भी माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे पॉइंट P पर, और प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर हम पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं। माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्ञात करने के लिए हम पॉइंट P से A को मिलाते हैं। ये माइनस Q आवेश है। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर। इसका मतलब P से A की ओर। मान लीजिए इस बार ये है मेरे पास E1। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इसके लिए हमें प्लस Q को पॉइंट P से मिलाना है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये धनावेश है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से परे। ये इधर हो गया। मान लीजिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कितनी है, E2 वेक्टर। ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये जो डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस भी A। A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है। ये जो दोनों हैं ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मुझे A से P की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो ये क्या है, इस त्रिभुज का AOP का ये कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास ये आ जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक ऐसे ही ये POB का कर्ण है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी आपके पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अभी यहां इस माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर, जबकि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस B से P की ओर अर्थात धनावेश से परे। अगर ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में होती तो हम इनको घटा लेते, समान दिशा में होती तो हम इनको जोड़ लेते, लेकिन अभी ये कौन सी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में है। और जब भी ऐसी स्थिति आपके पास आती है, विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में होती है, तो उसके लिए हम इसको घटकों में वियोजित करते हैं। तो यहां हम इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। E1 के कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए देखिए, ये जो एंगल है अभी ये कितना है, थीटा। ये हमने E1 के कंपोनेंट किए हैं, और इसी प्रकार अभी हमें क्या करना है, इस E2 को भी कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो ये मैंने इसका वर्टिकल लिया और ये इसका
हॉरिजेंटल। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कंपोनेंट में डिवाइड करना। थीटा के साथ जो घटक होता है उसे हम हमेशा कोस थीटा लेते हैं। तो E1 के कारण इस E1 का इधर जो घटक आएगा उसे हम लेंगे E1 कोस थीटा। क्या लेंगे? E1 कोस थीटा। ऐसे इस E2 का जो थीटा के साथ घटक आएगा उसे हम क्या लेंगे? E2 कोस थीटा। क्या मानेंगे? E2 कोस थीटा। E1 और E2 दोनों के जो थीटा के साथ घटक आ रहे हैं, एक को हमने अज्यूम कर लिया E1 कोस थीटा और दूसरे को हमने मान लिया E2 कोस थीटा। इस E2 वेक्टर का जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसे हम लेंगे साइन थीटा। तो ये आपके पास बन गया E2 साइन थीटा। ऐसे ही इस E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये आपके पास होगा E1 साइन थीटा। हमने घटकों में वियोजित कर लिया। अब जो हमने चित्र में बताया है उसी का हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। चित्रानुसार -q एवं +q आवेश 2a दूरी पर स्थित बिंदुओं A एवं B पर स्थित हैं, जो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव के की निरक्ष O के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जबकि बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है? यहां पे स्मॉल r है। देखिए हम ट्रायंगल AOP में हमें AP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। AP इज इक्वल टू रूट AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब AO की जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये है A, और OP अभी अपन ने देखा है O से P की दूरी कितनी है? R। तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हमें B से P की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो समकोण त्रिभुज BOP में BP इज इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OB की वैल्यू आपके पास O से B A एंड OP की वैल्यू R। then BP is equals to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए इस -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें इन दोनों के मध्य की दूरी पता होनी चाहिए। ये हमने कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही +q आवेश के कारण
पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस B की P से दूरी पता होना आवश्यक है। ये भी हमने ज्ञात कर ली, √r² प्लस a²। अब देखिए चित्रानुसार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर हो तो E1 वेक्टर का जो मोड है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, KQ। अभी हम परिमाण की बात कर रहे हैं। KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां A से P, AP²। क्योंकि AP² का मान तो कितना आ रहा है हमारे पास, r² प्लस a²। तो E1 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r² प्लस a²। इसकी दिशा किधर आ रही है, P से A की ओर, PA के अनुदिश। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी एज्यूम की हमने, E2 वेक्टर। तो E2 इज इक्वल्स टू KQ और वही BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी √r² प्लस a²। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। BP² इज इक्वल्स टू r² प्लस a²। ये वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r प्लस a²। दिशा इसकी किधर है, B से P की ओर, मीन्स BP के अनुदिश। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हमने वही काम किया है। हमें किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, किस किस के कारण, -q के कारण और +q के कारण। हमने -q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, KQ अपॉन r² फॉर्मूला होता है। r की वैल्यू यहां कितनी है, A से P की डिस्टेंस है √r² प्लस a²। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो KQ अपॉन r² प्लस a²। ऐसे +q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, तो KQ अपॉन r² प्लस a²। लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो PA के अनुदिश है, जबकि E2 की जो डायरेक्शन है वो BP के अनुदिश है। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि मॉड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2। अर्थात E1 सदिश एवं E2 सदिश परिमाण में कैसे हैं, समान। किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में है। डायरेक्शन इनकी क्या है, अलग अलग। अभी हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र
जिसे आप ईपी लिख सकते हैं, ज्ञात करने के लिए E1 वेक्टर एवं E2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करना है। घटकों में वियोजित करने पर जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दिशा अलग अलग हो तो हमें क्या करना होता है, घटकों में वियोजित करना होता है। पहले हम E1 के दोनों घटक देखेंगे। E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। तो E1 वेक्टर का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E1 वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार E2 वेक्टर का क्षैतिज घटक cos थीटा लेते हैं हम, तो E2 cos थीटा, जबकि इसका ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। अब इस चित्र से हम देख पा रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 परिमाण में दोनों समान है और sin थीटा थीटा की वैल्यू भी सेम है, तो ये दोनों परिमाण में भी समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण एवं दिशा दोनों में समान है, तो ये दोनों जुड़कर और परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। चूंकि E1 वेक्टर एवं E2 वेक्टर के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक कौन कौन है, E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा, परिमाण एवं दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। क्लियर? अपन ने मान लिया यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP मान लिया अपने, EP हो तो EP इज इक्वल्स टू कौन कौन जुड़ेंगे, E1 cos थीटा एंड प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है, मॉड ऑफ E1
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ई टू भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों इक्वल है। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। EP इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों वैल्यू सेम सेम आ रही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? EP इज इक्वल टू, देखिए डबल हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा यहां है और यही चीज यहां पर है, तो जुड़ेंगे तो कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार। तो 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखिए, ये cos थीटा एक नई चीज आ रही है, हमें इस cos थीटा को हटाना है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये थीटा है, आप ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, आप किसी भी एक ट्रायंगल में ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें लेता हूं ट्रायंगल AOP में। ट्रायंगल AOP में क्या है? cos थीटा चाहिए हमें। cos थीटा कौन बताता है? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। cos थीटा कौन बताता है? आधार बटा कर्ण। आधार देखिए कौन है इसका? A। cos थीटा इज इक्वल टू AO अपॉन कर्ण कौन है? AP। AO की जो वैल्यू है A और AP की वैल्यू कितनी है? R। तो cos थीटा का मान कितना आ गया आपके पास? A अपॉन R। cos थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो EP इज इक्वल टू 2KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन R। अब आपको बताया था जहां भी आप Q, 2 और A को देखें तो इन सबको कहां लिख लेंगे? एक साथ। तो EP इज इक्वल टू, या पहले आप इस A स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ दीजिए, चूंकि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर, अतः A स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे, छोड़ा जा सकता है। दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपके पास? EP इज इक्वल टू 2KQ आर स्क्वायर इंटू A अपॉन R। हमें Q को और 2A को एक साथ लिखना है, तो देखिए EP इज इक्वल टू के Q इंटू 2A अपॉन, यहां पे R स्क्वायर आ रहा है, यहां पे R की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R क्यूब। अब Q इंटू 2A फिर से हमारा P बन गया, क्योंकि Q इंटू 2A इज इक्वल टू P। जहां P क्या है? जहां P विद्युत द्विध्रुव का, Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, जहां P विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये आपके पास EP इज इक्वल टू क्या आ गया? KP अपॉन R क्यूब। ये इसका परिमाण आ गया, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि E निरक्ष इज इक्वल टू KP
अपॉन आर क्यूब। अभी हमें इसका सदिश निरूपण और करना है। सदिश निरूपण देखिए, ई निरक्ष, वहां से तो हमारे पास निकल के आए हैं कि ई निरक्ष इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब। मुझे इसका सदिश निरूपण करना है, दैट मीन्स इस पर वेक्टर लगाना है। तो यहां तो मैंने वेक्टर लगा दिया। अब P किसको दर्शा रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण को। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश से धनावेश किधर हो गया? A से B की ओर। जबकि जो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किधर है? B से A की ओर। दोनों विपरीत दिशाओं में, तो यहां हम क्या लगाएंगे? माइनस KP एंड R क्यूब। और मैंने आपको जब भी हम सदिश निरूपण करते हैं तो माइनस का मतलब बताया था, जहां माइनस चिन्ह ई वेक्टर एवं पी वेक्टर की परस्पर विपरीत दिशाओं को दर्शाता है। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशाएं होती हैं, वो दोनों परस्पर कैसी होती हैं? विपरीत। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है हमारे पास? अतः स्पष्ट है कि फर्स्ट ई वेक्टर माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, अर्थात निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा परस्पर कैसी हैं? विपरीत है। अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? 180। दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। एंड सेकेंड, ई निरक्ष इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वही तृतीय घात की क्या होती है? समानुपाती। तो आपको याद रखना है कि निरक्ष पर क्या आएगा? माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, जबकि अक्ष पर क्या आ रहा था आपके पास? 2 केपी अपॉन आर क्यूब। वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक दिशा में, यहां पर परस्पर विपरीत दिशा में। एक बार इनका कंपेयर करते हैं हम दोनों का। ये अक्ष पर और ये निरक्ष पर। अक्ष पर क्या आ रहा था आपके पास? 2 kp अपॉन आर क्यूब, जबकि निरक्ष पर क्या आया? माइनस केपी अपॉन आर क्यूब। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, जबकि निरक्ष पर ई वेक्टर एवं पी वेक्टर परस्पर कैसे हैं? विपरीत दिशाओं में। सेकंड,
थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है 0 डिग्री, जबकि यहां पे थीटा कितना आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। थीटा क्या है ई वेक्टर और पी वेक्टर के मध्य कोण है। यहां वही ई वेक्टर एवं पी वेक्टर के मध्य कोण है। और थर्ड, ये दोनों में इक्वल है कि जो ई अक्ष है ये भी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो निरक्ष है वो भी आर क्यूब के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ई अक्ष एवं ई निरक्ष में संबंध, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। देखिए जब हमारा न्यूमेरिकल सेशन होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें बताएंगे। यहां पे चलो ऊपर बता देता हूं मैं। मोड ऑफ ई अक्ष आ रहा है आपके पास 2 kp अपॉन आर क्यूब, जबकि ई निरक्ष आ रहा है आपके पास सिर्फ kp अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको आपको, कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहां पे देखिए kp अपॉन आर क्यूब तो यहां भी आ रहा है, यहां पे उसका कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, अर्थात 2 गुना। ये वैल्यू किसकी है निरक्ष की। इसका मतलब अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है 2 गुना, अर्थात द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए दोनों केस में, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर तीव्रता की 2 गुना होती है। तो ये था आपके पास किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र एवं उन दोनों के मध्य संबंध। थैंक यू फॉर वॉचिंग।